रुक ही जाती है नजर हद्दे नजर तक वरना दिल तो कहता है जहां तुम हो वहां तक देखूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल मुश्कबा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करो ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मुश्कबाम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। चिराग, आपनूस ने उसकी इज्जत रख ली थी, चिराग के नाम पूरी महफिल कर दी थी और बेटी उन्हें शर्मिंदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने पूरे दिल से चिराग की तारीफ की हो। कोई ना कोई कुछ ना कुछ जता ही देता था। अम्मा के दिल में अन्नी सी उतर जाती थी। बहराम ने उसे बद तहजीब बना दिया था। क्या ही अच्छा हो कि दोनों बहन भाई जंगल जाकर रहें, ये घोड़ा दौड़ाए वो शिकार करे। इंसानों की दुनिया में रहने के लिए इंसानों के कायदे जरूरी हैं। मुशायरे में उसने एक शेर से बाजी पलट दी थी, लेकिन जो अशआर फुलझड़ियों की तरह छोड़े थे वो सुनने वालों को कहाँ भूलने वाले थे। चिराग की हम उम्र लड़कियां उसकी तरफ आंखों ही आंखों में इशारे करती और खिलखिला देती। सरगोशियां हुई, चमगोइयां का सिलसिला रहा। चिराग तो शाने उचका कर आंखें मटका कर चली गई कि जी ये मैदान भी फतह कर लिया। बहन अपनी जगह दरवेश सिफ्त थी, बहू जंगजू पसंद कर ली थी। ज्यादा शरीफ होने का यही नुकसान होता है। बचपन से चिराग की खुशामद करती थी, उसे आजादी देती थी। पाक दामन पर पाबंदियां थी, लेकिन चिराग के लिए सब हाजिर था। मेरा भी दिमाग खराब था जो लखनऊ में उसकी निस्बत ठहरा दी। अम्मा ने जल कर सोचा, चची ने बुरबुराहट सुन ली। कसूर लखनऊ का है या चिराग का, हमारे नसीबा का। तंज सुनकर मेरा सीना छिलनी हो गया। किस किस को वजाहत दूं? इससे ज्यादा तारीफें तो कफायत की हो जाती हैं। अगर उसे इशारा करती तो ऐसा ऐसा शेर सुनाती कि महफिल लूट लेती। चची का भी दिल उतरा हुआ था। ठीक कह रही हैं, मुझे भी सख्त कोफत हुई थी। दूर खड़ी चिराग शरारत से माँ को देख रही थी। अम्मा के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसी की शान में कसीदे परे जा रहे हैं। चच्ची भी गद्दारी कर चुकी है। उसने कुछ ताजा गुलाब तोड़े थे, पाक दामन के लिए भिजवा रही थी, लेकिन दो गुलाब अलग कर लिए। चलती हुई दोनों के करीब आई और एक अम्मा के सामने हाजिर किया। देखिए अम्मा, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। आप सब फूल हैं और मैं कांटा। मैंने मान लिया, अब खुश हो जाएं। चेहरे के तासुरात दुरुस्त कर लें। दिलकश महफिल में ऐसा खराब मजाज लेकर ना बैठिए। आगे भर कर फूल अम्मा के बालों में लगा दिया, पेशानी पर प्यार किया। चच्ची को खुफगी से देखा कि चच्ची मुझसे बेवफाई करती हैं, मेरे खिलाफ बातें करती हैं। मैं सब जान चुकी हूँ। मुझे फूल नहीं दोगी? चच्ची ने लाड से पूछा। गद्दारों की सजा कैद है, मुंह बनाकर कहा। तुमने आगरा जाने का सोचा छोड़ा है? अम्मा फूल से भी राजी नहीं हुई थी। नहीं, किसने कहा? वो हैरान हुई। तुम्हारे बारे में फैलाई सारी अफवाहें, खबरें, बातें हमेशा सच निकलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे बारे में कोई बात उड़े और मैं दिल पर हाथ रखकर कह दूं कि नहीं, मेरी चिराग ये कह नहीं सकती, ऐसा कर ही नहीं सकती। दिल पर हाथ रखकर कह दिया करें कि मेरी चिराग कभी अच्छी इंसान बन सकती, ये तो कह सकती हैं। चिराग ने तासुब से अम्मा की तरफ देखा। यह सारा जमाना कह रहा है, शादी वाले घर में मेरी ही खुश अजीज नहीं आपको अपनी नाक की फिक्र पड़ी है। हाँ, भूल गई थी, सब मीर अनीस गालिब आपकी तरह वो भी मुझे नापसंद करते हैं। गालिब ने कहा, वो मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे वैसे ही खफा रहते हैं। उनके शेर जुबान पर बाद में आते हैं, दिल पहले जला जाते हैं। सफर में आपसे कहा था कि किताब दे दें, कुछ पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। उसने उल्टी सीधी वजाहतें दी। चिराग, अगर तुम चुप हो जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। अम्मा ने कनपट्टियों को मसल कर कहा कि जाओ, जान छोड़ दो। आपने ठीक कहा था, मुझे आप सब के साथ शादी में नहीं आना चाहिए था। अब याद आई अम्मा की नसीहत।
हाँ, आप सबको वहाँ छोड़कर अकेला आना चाहिए था। जब से आई हूँ तब से ससुराल का भूत मेरे सर पर सवार किया हुआ है। अभी तकरीबात शुरू होने में कई दिन हैं। जब शुरू होगी तो ना मालूम क्या करेंगी। क्या मुझे एक टांग पर खड़ा कर देंगी? आप मुझे सोने देंगी, खाने देंगी, सांस लेने देंगी? ये तो नहीं कहेंगी मर जाओ चिराग, शादी के बाद जिंदा हो जाना। अम्मा ने लब भींच लिए। करीब से एक मुलाजमा मुस्कुराहट दुबाती हुई गुजर गई। अब वो जाकर सबको बताएगी। ठीक है जाओ, अम्मा ने आजिज आकर कहा। मुझे आगरा जाने का कोई शौक नहीं है। मैंने तो ताजमहल की बात की थी। अब वो नहीं जाएगी, वो आगरा में ही मौजूद है। क्या वाकई? वो कितना हैरान हुई। वो कितना ला इल्म थी। तुम क्या समझती हो? कहाँ होगा? अम्मा जानती थी वो बन रही है। यही लखनऊ में, जरा सा टहलूंगी तो सामने आ जाएगा, शरारत से बताया। वो बुलबुल का बच्चा है जो किसी भी डाल पर बैठा दिखाई दे जाएगा। चिराग, मुझे वालिदा होने का कुछ सिला दे देना, खामोश रहना, ये फरमाइश ना उड़ाना। वैसे ही वजाहतें दे देकर थक चुकी हूँ। पर वालिदा, मैंने तो सिर्फ खाला से कहा, आबनू से। और अम्मा के चेहरे के रंग उड़े। आबनू से कहा? सब बातें मैं अबनू से कह देती हूँ। अम्मा सुनिए, हमने आगाई की शादी आबनूस से क्यों नहीं की? दूर से आती आबनूस के कानों में ये आवाज पड़ी, जहाँ की तहाँ रह गई। सख्ती से सतून पर अपनी हथेली टका ली। यहाँ इस बात का मतलब आबनूस के सामने कुछ कहना देना। अगर कर देती तो वो आज हमारी भाभी होती और तुम दोनों मिलकर हिंदुस्तान को सर पर उठा लेती। उसने कहका लगाया जबकि वो दांत निकाल रही थी। कौन? कफायत बीबी। आबनूस ने उसे आईना दिया था, चांदी के हाले का आईना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। किसी से जिक्र सुन लिया था उसके आईने का कि गिरकर टूट गया और कफायत का दिल बहुत उदास हुआ। आबनूस ने उसे पैगाम भिजवाया था। कफायत सारे काम छोड़ छाड़ कर भागी आई थी। वो आबनूस के पैरों तले हथेलियां रख सकती थी, एक टांग पे खड़ी हो सकती थी। आपने मुझे बुलाया था? आबनूस झरोके में बाग की तरह खड़ी थी। उसके आने पर उसकी समत पूरा घूम गई और मुस्कुराई। कफायत को चक्कर सा आ गया। इतने सारे हुस्न का लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे मुस्कुराते हैं? अपनी कुल जमा पूंजी में से कफायत कुछ ना कुछ तो आबनूस पर से वार ही सकती थी। सुना है तुम्हारा आईना गिरकर टूट गया? कफायत ने हलक तार किया। दिल चाहा सब सच उगल दे। जी, मुझसे ही गफलत हुई थी, झूठ बोलना पड़ा। वो फिर दिलकशी से मुस्कुराई और एकदम से पुश्त की आड़ में छुपा कर रखा हाथ कफायत के सामने कर दिया। हाथ में आईना था। वो आबनूस की उस अदा पर दंग रह गई। वो लोगों को खुश करना जानती थी। वो सारी छोटी छोटी बातें जो किसी का दिन अच्छा कर सकती थी, वो उन्हें भी जरूर करती थी। उसे दूसरों के ख्वाब, दुख, दर्द, हसरत, महरूमी और मोहब्बत के बारे में मालूम हो जाता था। सुना था कभी वो भी चिराग की तरह थी, लेकिन फिर वो इंसान बन गई। आईना चांदी का ही था, इतना खूबसूरत था कि पहले वाले का गम मिट गया। उसमें अपना चेहरा देखा तो खुद को पहले से ज्यादा खूबसूरत पाया। अलबत्ता एक तिल ज्यादा लग गया था। पुराने घराने आईनों में देखने से यही होता है। आप इतनी अच्छी क्यों हैं? कफायत की खुशी। ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, बहुत अच्छी हैं। पर क्यों? वो खुशी में अजीब सवाल हाँक रही थी। जिसके साथ ज्यादा बुरा हो जाए, या वो बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत बुरा। एक लम्हा सकूत का। कफायत ठठक गई। पर आप सिर्फ अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अगर कभी बुरा बनना हो तो कैसे भी करके हमारी जान चिराग बीबी से छुड़वा दे। उसे मारकर वो हंसी। उन्हें इस महल में ले आए। फरहाद साहिब को खत लिखें कि बाद में पढ़ लेना, पहले निकाह पढ़वा लें। आबनूस ने बेसाख्ता कहका लगाया। अगर मैं तुम्हें अपने पास लखनऊ में रख लूं तो रहोगी? कफायत के चेहरे के रंग बदले। अच्छी जगह तुम्हारी शादी कर दूंगी, शरारत से कहा। फिर भी कफायत के चेहरे के रंग नहीं छूटे। वो शर्माई तक नहीं। आबनूस ने एक ही नजर में कफायत के तासुरात जान लिए। चिराग से मोहब्बत है या हवेली से? वो एक लगता खामोश रही। दोनों से आहिस्तगी से बताया कि कोई सुन ना ले, खासकर चिराग। जिनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाए कफायत, उनके लिए ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। खादमों पर बहुत जल्द कुर्बानगाह तक जाने का वक्त आ जाता है। उसके इशारे पर थपकी दी और चली गई। चांदी का आईना।
चांदी सी कफायत। एक आईना ही मिला था कि कफायत की चाल ही बदल गई थी। वो खुशबाश उड़ती फिरती थी। इंसान की वुसअत इत्मीनान है कि एक तिनके पर राजी हो जाए, और ना हो तो मालो दौलत के अंबार पर भी ना हो। वो खाला के महल में कई कामों से अपनी खुशी से लग गई थी। खाला भी उसे मना नहीं करती थी। दिल चाहा कर लिया, वरना इधर उधर घूमती रहती। चच्ची की तरफ से भी उसे आजादी थी। वो सब हम उम्र ही थी। पाक दामन के साथ वो भी खेलती रही थी। अब क्या सिर्फ मालिक और खादम के रिश्ते निभाने ही लग जाते? कुछ दिल के रिश्ते भी होते हैं। इंसान के जज्बात को मान देना बड़ी खिदमत है। आबनूस ने उसे कुछ कपड़े भी दिए थे और उसकी सारी ईदें एक साथ हो गई थी। आबनूस के दिए दुपट्टे को सर पर टकाकर उसने उसी के दिए आईने में देखा तो उसे फौरन अपनी नजर उतारनी पड़ी। जरूरी काम फौरन कर लेने चाहिए। इठलाती मचलती वो पाक दामन के कमरे की तरफ आ रही थी। चिराग और हूर आगे पीछे खड़ी थी। नीचे बाग में पौधों की काट छांट हो रही थी। हूर दिलचस्पी से बाग में काम होता देख रही थी। लंबा मेहराबी बरामदा था। दूर चिराग खड़ी थी और इतनी ही दूर से कफायत जान चुकी थी कि चिराग की दाल में कुछ काला है। और वो क्या है? आईना। जैसे ही कफायत करीब गई, चिराग ने पीछे छुपा कर रखा हाथ सामने किया और आईने में अपना आप देखना शुरू कर दिया। एन उसी लम्हे कफायत ने खुद पर मलामत की। आखिर वो क्यों नहीं चिराग को कोई खौफनाक वाली बद्दुआ दे देती? उसका दिल नरम क्यों पड़ जाता है? हमारा खाती हो और तहाइफ दूसरों से लेती हो? चिराग ने सख्त गैर नवाबी लहजा अपनाया। आपका खाती हूँ और आपके हाथों ही खवार होती हूँ। ये मुझे आबनूस बीबी ने दिया है। मेरे सामान की तलाशी लेकर आपको क्या मिला? क्या चोरों जैसी ये हरकतें आपको जेब देती हैं? एक चोर कम है जो आपने भी रंग चुरा लिया। कफायत कहकर रंग धंग गई। चिराग सुनकर हूर तक ने गर्दन घुमाकर शरारत से चिराग की तरफ देखा कि अब बोलो। तुमने मुझे चोर कहा? उसके अल्फाज लड़खड़ा गए। इस हरकत को क्या नाम दूं? शराफत, नजाकत, रहम दिली? वो तंजिया पूछ रही थी। ये अभी ऊपर से नीचे गिरेगा और सारे तंज कुर्ची कुर्ची हो जाएंगे। या अल्लाह, छतें गिरना बंद क्यों हो गई? उसने जलकर जेरे लब कहा। मुझे बद्दुआ दे रही हो? वो जांच गई। हम गरीबन की बद्दुआएं भी उल्टा हम ही को आ लगती हैं। चिराग बीबी, अब मुझसे क्या गलती हुई जो ये सजा दे रही हैं? वो रो देने को थी। मेरे आईने को दरमियान में क्यों लाती हैं? जो कहना है मुझसे कहिए। ताजमहल जाने की बात तुमने अम्मा को बताई थी? आपके सर की कसम खाती हूँ, ये वाला काम मैंने नहीं किया। वो साफ मुकर गई। ना में हाथ भी लहराया। कफायत, 100 झूठे मरे तब तो तुम एक पैदा हुई है, पर बाजी फिर भी आप ही ले गई हैं। उसने दांत निकाले, छोटे छोटे सफेद दांत। झूठी। चिराग ने जलकर आईने वाला हाथ नीचे की तरफ लहराया कि ये देख, तेरा आईना गया। कफायत का दिल उछलकर हलक में आया। ना करना चिराग बीबी, तुम्हें चोर की कसम है। चोर की कसम? चोर की कसम? कफायत का सर घूम गया। चिराग बीबी की ससुराल में क्या निकल गया मुंह से? उसने अपनी जुबान दांत से चबा ली। जी चाहा तेज धार खंजर से काट ले। हूर उस बेसाख्तगी से इतना मुतासर हुई कि अपना नजारा छोड़कर दोनों के करीब आई। कफायत ने दोनों हाथों से अपने मुंह को सख्ती से भींच लिया। उंगली से जुबान की तरफ इशारा किया कि जल्द ही अपनी ये जुबान काट लूंगी, जाने दो, माफ कर दो। चिराग ने तैश से आईना लहराया और वो गया नीचे। कफायत चीख मारती हुई गिरने वाले की तरफ लपकी। तकरीबन आधा नीचे झूल कर देखा। बेचारे आईने का क्या हुआ? आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। ना माँ थी, ना बाप था, ना बहन थी, ना भाई था, कोई अजीज वाली सहेली भी नहीं थी। तो ये चुड़ैल लड़की चिराग थी, जो उसके सारे गमों की वजह थी। उसे हर अच्छी शय से महरूम कर देती थी। इसमें सारे जहां की खूबियां थी, फिर भी वो मुलाजमा थी। इसमें सारे जहां की बुराइयां थी, फिर भी वो नवाबजादी थी। क्या यही नसीब है? वो भागती हुई नीचे आई। अम्मा से शिकायत करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। चिराग पांव पटकती पाक दामन के कमरे में घुस गई। हूर ने कमरे में जा चुकी, चिराग और नीचे भाग चुकी। कफायत को देखा। उसे दोनों की जहनी हालत पर अफसोस हुआ। वो शिकायतें लगाने से बाज नहीं आती थी और ये उसे सजाएं देने में आईने की क्या हैसियत, वो दिल तोड़ते हुए नहीं सोचती थी। जिसका आईना कुर्ची कुर्ची हो ही चुका था, वो घास के ढेर के पास खड़ी दांत निकाल रही थी।
दरअसल आईना उस ढेर पर जा गिरा था जो माली ने काट छांट कर अल्लाह किया था। आईना पूरी तरह से महफूज रहा था। ये आबनूस के ही हाथों का तासुर लगता है कि उसके हाथ से बख्शी चीज नुकसान से महफूज रही। हूर ने ऊपर से सारा मंजर देखा कि क्या जो कफायत की किस्मत है। आवाज देकर चिराग को बाहर बुलाया। चिराग ने झांक कर नीचे देखा। नीचे से कफायत ने चिराग की आंखों में आईने की चमक मारी, हाथ लहराया कर देखा, हमारा नसीबा, या अल्लाह छतें गिरना तो बंद हो गई लेकिन हम गरीबन की दाद रसी जारी रही। इतने भी बुरे दिन नहीं आए। अभी बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं या नहीं, लेकिन ये दिन जरूर आया कि चोर को लखनऊ घूमने से फुर्सत नहीं थी। उसने चंद दिनों में ही शहर की काफी खबर ले ली थी। पहले दिन की उनकी सवारी दिलकश महल आकर रुकी थी तो वो इतनी बड़ी इमारत देखकर हैरान रह गया था। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि अब तक एक गार में जिंदगी गुजारता रहा था। फिर वो लाहौर आ गया तो लगा शहरों की जिंदगी बहुत बड़ी होती है। अब लखनऊ आया तो महसूस हुआ कि हर शहर अपनी मुनफरद जिंदगी रखता है, अपनी चहल पहल, अपनी बहार। एक ही दुनिया में आखिर कितनी दुनिया आबाद है। जैसे ही वो सवारी से उतरा था वैसे ही घड़ियाल का घंटा बजा और बजता ही रहा। शम्स को खुशामदीद कह रहा था या फिर सबको खबरदार कर रहा था कि शम्स आ गया। बेवक्त टन टन नसीर ने सर उठाकर घड़ियाल की तरफ देखा था। बेवक्त आने वाले ने सर उठाकर ऊपर देखा। बुलंद महल का बुलंद घड़ियाल। इसे क्या हुआ? उसने नसीर के साथ खड़े मुलाजिम से हाल अहवाल पूछा। इसका दिमाग चल गया है, वो हंसा। मैं देख सकता हूँ, तुम ठीक कर लोगे। कभी किया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल कि शायद मैं नक्स पकड़ लूं। उसने नक्स पकड़ लिया था। दिन ढल चुका था और वो घड़ियाल की तरफ का रास्ता मालूम करके उसके अंदर पहुंच चुका था। यहाँ से सारा शहर दिखाई देता था। ये इत्तेफाक था या किस्मत? दोनों शहरों ने उसे बुलंदी से खुशामदीद कहा था। एक ने मस्जिद के मीनार से, एक ने महल के घड़ियाल से। 2 दिन तक घड़ियाल ठीक काम करता रहा। दरमियान में फिर खराब हुआ, जैसे उसने दोबारा से जाकर ठीक कर दिया था, जो शहर में ही नया था। और वो दिलकश महल में फौरन पहचाना जाने लगा। वो अपनी पहचान जल्द बना लेता है। जो उसे पहचान लेते हैं फिर उसे भूलते नहीं हैं। वो पाक दामन को कुछ भूलने और चुकन्ने नहीं देती थी। नस्तरन ये पाक दामन की खास मुलाजमा थी। इन दिनों खास उसकी निगरानी करती थी कि वो कमरे में बिल्कुल बंद रहे, सूरज की किरणों तक से पर्दा करे, खिड़की ना खुले, हवा ना लगे। वो दुल्हन की हिफाजत हर चीज से ऐसे कर रही थी जैसे दुल्हन को कोई दीवार। वो अपनी पहचान जल्द बना लेता है। जो उसे पहचान लेते हैं फिर वो उसे भूलते नहीं हैं। वो पाक दामन को कुछ भूलने और चुकन्ने नहीं देती थी। नुस्तरन ये पाक दामन की खास मुलाजमा थी। इन दिनों खास उसकी निगरानी करती थी कि वो कमरे में बिल्कुल बंद रहे, सूरज की किरणों तक से पर्दा करे, खिड़की ना खुले, हवा ना लगे। वो दुल्हन की हिफाजत हर चीज से ऐसे कर रही थी जैसे दुल्हन को कोई देव उड़ा कर ले जाएगा। पाक दामन का ये हाल एक अरसे से था। अब तो उसे महसूस भी नहीं होता था कि इस पर ऐसी सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन इन सब लाहौर वालियों की एतराज था। वो पाक दामन से बातें करती, हंसती, कहके लगाती और नुस्तरन दरमियान में टपक पड़ती। पाक दामन को इशारा करती कि इतना ऊंचा ना हंसे, आवाज बिगड़ जाएगी, बल्कि फट ही जाएगी। ये करीना नहीं कि शर्म ना करें और बुलंद बांग आवाज निकालें। चिराग उसे घूरती, कभी कुछ कह देती, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके सिर्फ पाक दामन को समझा देती। पाक दामन के खाने पीने, उठने बैठने, हर अमल पर उसकी कड़ी नजर रहती थी। क्या खाएगी, कितना खाएगी, कब तक खाएगी? चिराग उससे आजिज थी। हूर कफायत तक को उससे सख्त चीड़ थी। ये क्या मुसीबत सर पर सवार रहती है? चिराग कह देती। अब हर कोई आपकी तरह खुश नसीब तो नहीं होता। कफायत का इशारा अपनी तरफ था कि मैं कितनी अच्छी हूँ, आपको कुछ नहीं कहती। चिराग ने तमस्कर से सर हिलाया कि कफायत तेरी कुछ फहमियां कब दूर रहेंगी। उस नुस्तरन का कुछ करें। कफायत ही उल्टे मशवरे देने लगी। चिराग ने गौर से कफायत की शक्ल देखी। ये मेरा ससुराल है, अम्मा की तरह, बड़े बूढ़ों की तरह कहा। लेकिन नुस्तरन आपकी सास नहीं है। कफायत ने हंसी दबाई। दोनों की नजरें लगता भर के लिए मिली और तैब पा गया। रात को वो सब पाक दामन के कमरे में सो गई।
मामूल से जल्दी सो गई। दूसरे पहर हर तरफ सन्नाटा हो गया। नुस्तरन भी कमरे से मुल्हिक छोटे कमरे में ऊँघने लगी थी। फिर अचानक पाक दामन के कमरे में हुए शोर से हर भराकर उठ बैठी। लपक कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच रही थी कि आसपास की सारी रोशनियां गुल हो गई। अंधेरा छा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज हुआ था। क्या कोई भूत आया था? क्या फूंक मारकर सब बुझा गया? एक नहीं, कई भूत थे, कब से तैयार खड़े थे। दूसरे भूत ने अंधेरे में पीछे से उसके सर पर तकिए का गिलाफ डालकर गर्दन तक घसीटकर गिरा लगा दी। वो हवास बाख्ता चलाने लगी कि उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा भी दिया। वो हाथ मारने लगी तो हाथ पकड़कर बांध दिए और इन्हीं हाथों को पकड़कर उसे दायरे में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इतनी देर तक घुमाया कि वो चकराकर जमीन पर ढेर हो गई। उसकी सांसें फूल गई। जो जहां से आया था वो वहां वापस पहुंच गया। दीवानी हो गई हो नुस्तरन? सामने कनीज खड़ी चला रही थी। तकिए का गिलाफ उसके हाथ में था। नुस्तरन पसीना पसीना सुर्ख हो रही थी कि जैसे दम दे देगी। खौफ से उसका बुरा हाल था। अजीब आवाजें निकाल रही थी। यहाँ कोई था। सारी रोशनी गुल हो गई थी। पाक दामन के कमरे में शोर हुआ। कोई था? तुम्हारा दिमाग खराब था? कनीज ने भर कर पाक दामन के कमरे में झांका। सब सो रही थी। चिराग तो खराटे भी ले रही थी। मेरा यकीन नहीं, वो रो देने को थी। क्या हम जानते नहीं कि तुम्हें नींद में चलने के दौरे पड़ते हैं? रहने दो। उसे नींद में चलने के दौरे साल दो साल में कभी एक बार पड़ते थे, वो भी जब कभी वो ज्यादा परेशान हो जाती थी तब। लेकिन ऐसे नहीं पड़ते थे जैसे आज पड़ा था। वो एक साथ कई कस्में खाने के लिए तैयार थी कि 2-3 लोगों ने उस पर एक साथ हमला किया था। उसे 1-2 मुलाजमों पर शक था, लेकिन कनीज कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुंह बनाती रही और चुप रह कहती रही। चच्ची तक खबर पहुंची तो चिराग को हाजिर किया। खौफ से उसका दम निकल जाता तो? दम ही है, कैसे भी निकल जाए, खौफ से या खुशी से। आखिर कोई तो वजह हो मर मिटने की। मासूमियत से कहा। खिदमतगारों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते चिराग। वो खिदमतगार नहीं है, हमारे सरों पर सवार जल्लाद है। तुमसे बड़ा जल्लाद कौन होगा? कैसी पत्थर दिल हो तुम। वो वही करती जिसका उसे हुक्म दिया गया है। एक और हुक्म दे, उसे हमारे सरों पर से टाल दें। हर वक्त वो टोकती रहती है। चच्ची का पानदान अपनी तरफ घसीट लिया। पाक दामन दुल्हन है, ये रस्मो रिवाज है, यही होगा। चच्ची ने खुफगी से पानदान वापस अपनी तरफ खींच लिया। महीनों कैद में रखने का, सांस भी इससे पूछ कर लेने का। वो जल्ला कर उठकर खड़ी हो गई। बुरी नजर से बचाने का, एहतियात का। दुल्हन बनेगी तो रूप आएगा, कैद में किसे रूप आता है चच्ची? आबनूस ने दोनों का आखिरी जुमला सुना था। ठीक कह रही हो आबनूस, तुम उसे शय दे रही हो। वो अपने और आबनूस के लिए पान लगाने लगी। सवाल जायज है, कैद में किस पर रूप आता है? उसी के रंगो रूप का ख्याल रखा जा रहा है। चच्ची को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे दोनों को लाजवाब करे। रंगो रूप सिर्फ आजादी से आता है, चिराग ने इठला कर कहा। आबनूस की तरफ देखा। इस बात पर मुझे दाद दें। उसने इशारे से दाद देकर ठीक कहा। फिर ये जरा सा खनकारने लगे। चच्ची दोनों की आंखों के इशारे देख रही थी। मुझे याद है, आबनूस ने चिराग के खनकारने पर कहा। जल्दी करे ना, सरगोशी में कहा। चच्ची को खतरे की बू आई। ये क्या फरमाइशें कर रही हैं तुमसे? कुछ खास नहीं, लखनऊ के बाजार देखने की। चच्ची के चेहरे का रंग बदला। अब ये ना कहो आबनूस, तुमसे समझदारी की बड़ी उम्मीदें हैं। सब खाक कर दी। आबनूस ने मुस्कुरा कर कहा। चिराग काका कहका बेसाख्ता था। हंसते हुए उसने आबनूस के शाने पर अपना सर टका लिया। आबनूस को उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। वो पूरी की पूरी ही बहुत अच्छी लगती थी। हंसती मुस्कुराती इठलाती रहती थी। शेर सुनाते हुए परेशान थी, घबरा रही थी। थोड़ा सा और घबरा जाती या उठकर भाग जाती या उन सब को भागने पर मजबूर कर देती। वो शेर किसका है चिराग? चिराग ठटकी, शाने से सर उठाकर सीधी हुई। मेरा है, फखर से बताया। झूठ, आबनूस ने यकीन से कहा। सच, आपने सब पढ़ा है, बताइए फिर किसका है? आबनूस ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से देखा। उसके होंठों पर एक सच आकर ठहर गया। वक्त का, अहद का, घरियाल का। इतना अमीक सन्नाटा उठा कि चिराग की आंखों की चमक मिट कर रह गई।
वो चुप आबनूस की तरफ देखने लगी। अम्मा को पहले कभी ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब ये वहम उनके दिल में बैठ गया कि बैराम ने चिराग को आबनूस जैसा बनाना चाहा था। आबनूस वो पहली लड़की थी जो खानदान में सबसे ज्यादा शरारती और जुर्रतमंद थी, लेकिन वो झूठ नहीं सच बोलती थी, मुंह पर बोलती थी, डरती नहीं थी, इतनी ज़हीन थी कि अपने फैसले खुद करती थी। बस एक किस्मत से मार खा गई, ऐन बारात वाले दिन बेवा हो गई। फिर कई जगहों से रिश्ते आए, लेकिन उसने हाँ नहीं की। वो बेवाओं की तरह भी नहीं रहती थी, अपने ससुराल जाती, मिलती, तकरीबात में शिरकत करती थी, जहां दिल चाहता वहां पहुंच जाती। खानदान के लोगों को उससे ऐसी उनसियत और लगाव था कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना पसंद करते थे। उस पर इतना एतमाद था कि रोक टोक का सवाल ही नहीं था। उसे बहुत बड़ा दुख मिला था, लेकिन इस दुख के साथ उसने अपनी शख्सियत को मसख नहीं किया था। वो अपने शोहर की बेवा की हैसियत से पहचानी जाना चाहती थी। ऐसी बेवा नहीं जिस पर तरस खाया जाए, ऐसी बेवा जिसे देखकर उस पर मरहूम शोहर की मोहब्बत का रंग दिखाई दे। वो घुड़सवारी जानती थी, उसके पास विक्टोरिया नहीं थी, लेकिन हर सवारी उसके लिए तैयार रहती थी। मेके रहती थी, लेकिन ससुराल से गहरा ताल्लुक रखती थी। बहू होने का पूरा हक अदा करती थी। सास बीमार हो जाती तो तीमारदारी के लिए जाती थी। ससुराल वाले उसके नाम पर दम देते थे। एक देवर से खास उनसियत थी। सुना है कि ये इशारा करे तो वो जान दे सकता है। वो किसी को भी इशारा करती तो सब जान ना भी देते तो जान पर जरूर खेल जाते। और ये उसी का कमाल था कि उसने चिराग को बाजार भेज दिया था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। वो जिन्हें हुक्म देती थी वो हुक्म की तामील ऐसे करते थे कि अपनी जानों पर खेल जाते थे, किसी को रास नहीं देते थे। चिराग डोलियों में बाजार नहीं देखना चाहती थी। वो सब सवारियों में सवार हुई और निकल गई, और पाक दामन भी। जिस वक्त अम्मा और चच्ची को खबर हुई वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। आबनूस, ये कहाँ की तहजीब है कि वो ऐसे खुले मुंह बाजार घूमे? बच्चियां हैं खाला जान, दिल की खुशियां पूरी कर लेने दे। दिल से दुखी तो नहीं है वो। दिल के दुख कब मिल जाएं कौन जाने। जब तक खुशियां मिलती हैं ले लेनी चाहिए। गम तो वैसे भी ताक में ही रहते हैं, तरद्दुद तो खुशियों के लिए करना पड़ता है। सब चुप। वही के आबनूस को कैसे लाजवाब करें, उसके आगे क्या बोलें। चिराग को हर जगह तरफदारी के लिए कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। चच्ची नया ही नुक्ता लाई। इससे तुम क्या साबित करना चाहती हो अफरोज? कि चिराग के अंदर एक खास कशिश है जो मुसीबतों को अपनी तरफ खींच कर हमारी तरफ भेज देती है। अम्मा ने फिक्रा मुकम्मल किया। चच्ची का कहना बेसाख्ता था और चिराग का भी, क्योंकि वो पाक दामन तक को कमरे से उड़ा लाई थी और उसकी खबर आबनूस के सिवा किसी को नहीं थी। पाक दामन बुड़के में थी। पहले वो डरती रही थी, फिर उसने उसे बुड़के का खूब बागी कर दिया। नुस्तरन का हल आबनूस ने निकाल लिया था। उसे अपने काम से मेके भेज दिया। कहा कि पाक दामन का ख्याल खुद रखेगी। जब उसने कह दिया तो किसी की एतराज की हिम्मत नहीं हुई। वो अंदर से पाक दामन का कमरा बंद करके सो गई और पाक दामन चिराग के साथ बाजार घूमने लगी। सर्दियों की आमद थी, हल्की धूप थी। क्या खूब रौनक थी बाजार की, जैसे किसी मुसव्वर ने खुशकुन रंगों से अपने ख्वाब फैला दिए हों। वो एक फूल फरोश के पास रुकी। तुम लोग क्या फूलों को इत्र का पानी देते हो? चिराग को फूलों की खुशबू कुछ ज्यादा ही लगी। तुम लोग? फूल वाला तुम तक रह गया। कितना सदमा पहुंचा उसे। आपको किसी को तुमसे मुखातिब नहीं करना चाहिए, खासकर अजनबियों को। आप ऐसे हमें नीचा नहीं दिखा सकती। हाँ तुम, हर ऐरे गहरे को आप कहूं? वो और चिराने लगी। आप हमें आप ना कहिए, लेकिन ऐसे तैश में ना आइए। फूल और इत्र की बात करती हैं और जुबान से करवाहट झाड़ती हैं। वो दंग रह गई। ये इस्लाह है या हुक्म? दरख्वास्त, अर्ज। अजनबियों को जिच नहीं करते। गुस्ताखी का तो सवाल ही नहीं। फूल वाला अदब से इखलाक झाड़ रहा था। तुम नवाब हो जो मैं गुस्ताखी से बाज रहूं? क्या इज्जत और एहतराम के लिए नवाब होना जरूरी है? अदब से सवाल किया। हाँ, दो टोक जता दिया। आप नवाबजादी हैं? बिल्कुल। नवाबजादियां मुंह से नहीं बताती कि हम नवाबजादियां हैं। जमाना पहले से उनके एहतराम में सर झुकाकर खड़ा होता है, उनसे पर्दा करता है। आप बेपर्दा घूम रही हैं। आप बेअदब ही नहीं, कम इल्म भी हैं। तुमने मुझे जाहिल कहा? चिराग की तबीयत बाग बाग हो गई। वो मुस्कुरा दिया। ये आपने खुद कहा। जाहिल? वो कितनी तमीज़ो तहजीब से उसे सीख पा कर चुका था। ये क्या तुम हर जगह अदालत लगाकर बैठ जाती हो? फूल लो और जाने दो उसे। मतलब उन्हें हूर ने उसे टोका।
कफायत अपनी खरीदारी करने में मसरूफ थी, बल्कि हर चीज पर ही फिदा हो रही थी। ऐसे बदतमीज से मैं फूल क्यों लूंगी? ऊंची आवाज से कहा कि वो और चिढ़ जाए। ऐसी बदतमीजी पर मैं फूल क्यों दूंगा? वो उससे पहले गर्दन अकड़ा कर चला गया। ये क्या तरीका है इस शहर के लोगों का? इस शहर के लोगों पर अपनी जुबान के तीर न चलाओ, बद तहजीबी उनकी बर्दाश्त से बाहर है। हूर ने उसे आगे घसीटा। सारा शहर बद तहजीब है, वो बुरबुराई। किसी बड़ी बी ने सुन लिया, गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। हमसे फूल ले लीजिए। अपने फूल उसकी तरफ बढ़ा दिए कि इतनी सी बात पर सारे शहर को बद तहजीब ना कहो। उसने बड़ी बी की तरफ देखा और फूल पकड़ लिए। शुक्रिया भी कह दिया। हर वक्त तैश साथ लेकर चलना अच्छी बात नहीं होती। जेरे लब बुरबुराई, खुद को मुलामत किया। जैसे वक्त और मौसम बदलते हैं, इंसान को भी मौका महल के मुताबिक बदलना चाहिए। ये भी कहा, ये फूल तुमने कलाइयों में पहन लिए? हूर ने इशारा किया। पैरों में पहन लूं? तुम फूल पहन ओढ़ कर बाजार घूमोगी चिराग? अम्मा ना बनो हूर, चुप रहो। सरे बाजार बहस अच्छी नहीं होती, आगे भरो, चलकर पान खाते हैं। पाक दामन चुप थी। दिल में हजार वसवसे थे कि अब कुछ हुआ और तब कुछ हुआ। चिराग के बागी करने पर वो बगावत कर बैठी थी, लेकिन अब दिल वहमी हो रहा था। जब उसने अहद कर रखा था कि चिराग की नहीं सुनेगी तो क्यों अहद तोड़ा? अब भुगतना पड़ रहा था। वो मुकम्मल पर्दे में थी, लेकिन उसे यकीन था कि सारा शहर ये जान गया है कि ये होने वाली दुल्हन बाजार में घूम रही है। बेशरम दुल्हन। सलाम खाला। ओ आदाब खाला। चिराग ने सलाम किया और पाक दामन का रहा सहा दम जाता रहा। खाला ने गर्दन घुमा कर देखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रही। खाला बड़े गौर से देखने लगी। ऐसी प्यारी आवाज को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, पर मैं पहचान नहीं पाई। खाला, आपकी मंजी बेटी के देवर के निकाह में हमारी मुलाकात हुई थी, याद करें? आपने मुझसे कहा था कि मैं सुबह रूह गलाब हूँ, फिजा महका देती हूँ। खाला ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी शक्ल से ज्यादा इस बात पर शक था कि उन्होंने कभी इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है या नहीं। जहां तक याद पड़ता है, कभी किसी के लिए नहीं किया। वो घर भरा कर रह गई। उसे बद तहजीबी समझा। कोई उन्हें इतने प्यार से आदाब कह रहा है और उसका नाम तक याद करने से कासिर हैं। हाँ, उनकी एक बेटी है, उसके देवर का निकाह भी हुआ था, लेकिन ये लड़की वहाँ कहाँ थी? ये प्यारी सूरत मुझे याद क्यों नहीं आ रही? मुझे माफ करना। याद करने को छोड़िए खाला, मेरी छोटी बहन से मिलिए। उसने पाक दामन का हाथ खींचकर आगे किया। वो पीछे ही पीछे बल खा रही थी। आदाब करो खाला को। बहन से आदाब ना हो सका। ये खाला उसके ससुराल की खास मुलाजमा की माँ थी। चंद दिन पहले ससुराल से तहाइफ आए थे, ये भी साथ थी। कफायत ने चिराग के कान में बता दिया था कि ये कौन है। चिराग की आंखें चमकने लगी थी और वो लपक कर खाला के सामने जा खड़ी हुई थी। क्या ये गूंगी है? फरमाइश पर भी बहन ने आदाब नहीं किया तो खाला ने मजाकन कहा, थी तो नहीं, आपको देख कर हो गई। मैं फरिश्ता अजल हूँ जो मुझे देखकर उनकी जुबान गुंग हो गई। बताओ पाक, मेरा मतलब मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी बहन गूंगी है या नहीं, लेकिन समझदार जरूर है। शायद हैसियत देखकर आदाब करती है। इन सब को देखकर उनकी हैसियत तो उन्होंने समझ ही ली थी। पाक दामन ने हलक तार किया, हाथ को तस्लीमात के लिए बुलंद किया। उसकी फाश गलती उसके गले पड़ गई थी, अब सजा भुगतनी ही थी। उसके ससुराल तक खबर पहुंच जाती कि दुल्हन बाजार घूम रही है तो जबरदस्त कोहराम बर्पा होता। कफायत तक ने गद्दारी की। सलामत रहो, नसीब कायम रहे। खाला ने दुआ दी। चिराग को दुआ बहुत अच्छी लगी। मुझे भी यही दुआ दें, इठला कर फरमाइश की। सलामत रहो, अकल ठिकाने रहे। कफायत ने दुआ दे दी। खाला जेरे लब हंस दी। खाला से जान खलासी हुई तो वो पान लेने के लिए ठहर गई। जिस पान वाले से पान लिए उसकी नजरें पान पर घिर कर रह गई थी। कैसा जमाना आ गया है कि लड़कियों का टोला पान लेने आया है। एक एक की कलाइयों में फूल हैं। तोबा तोबा, फरंगियों ने सबको बेहया बना दिया। फरंगियों, निकल जाओ हिंदुस्तान से, और कितना बेशरम बनाओगे हमें। जब वो बाजार घूम चुकी, पाक दामन की बची कुची जान भी हलक तक आ चुकी, तो वापसी के लिए तैयार हुई। ये इत्तेफाक था या किस्मत कि जिस रास्ते से गुजरकर उन्हें अपनी सवारी तक जाना था, वहां एक दीवाना काफी
दीवानी हालत में बैठा था, दीवानी हरकतें कर रहा था। चिराग ठिठक कर रुकी। पाक दामन ने खौफ से उसकी आस्तीन खींची। दीवाना दीवानी नजरों से उन्हें घूरने लगा। उसके इरादे कुछ नेक दिखाई नहीं देते थे। उससे नेक ख्यालात की तवक्का मत रखिएगा, ये वही फूल वाला कह रहा था। उसने फूल नहीं दिए थे, लेकिन मशवरा देने आ गया था। क्या मतलब? चिराग ने घूर कर उसे देखा। आप देख सकती हैं कि उसके आगे ईंट पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। ये उनका इस्तेमाल बेदरेग करता है। दरअसल ये दिन भर बाजार घूमता है और इस पहर यहाँ आकर बैठ जाता है। उसका कहना है कि ये उसका दरबार है। आप जानती हैं कि बादशाह के दरबार में बगैर इजाजत नहीं जा सकते। कोई यहाँ से गुजरने की कोशिश करे तो ये इन्हें पत्थर मारता है। अगर ये मारेगा तो मैं भी मारूंगी। आप मार सकती हैं, बल्कि ज्यादा मार सकती हैं, लेकिन सुना है कि जिसे उसका मारा पत्थर लग जाए वो नामुराद रह जाता है। चिराग ने घूर कर फूल वाले को देखा। बंद करो अपनी बकवास। बकवास लफ्ज पर वो सटपटा कर रह गया। एक तवक्कुफ को रुका और लगा था अब तक उनकी शादी नहीं हुई। किसी लड़की के नसीब फूटने से बच गए। और क्या? कफायत खी करने लगी। आप रास्ता बदल लीजिए। उसने हाथ से इशारा भी किया कि इस रास्ते से चली जाएं। ये झूठ बोल रहा है, चिराग ने ऐलान किया। हम क्यों रास्ता बदलें? अगर सच बोल रहा हुआ तो रास्ता बदल लेते हैं। पाक दामन की डरी डरी आवाज आई। तुम्हारी शादी तय है, होकर रहेगी। हिम्मत करो। ये हिम्मत आप क्यों नहीं करती? क्या डर गई? फूल वाला शायद हिसाब बराबर करना चाहता था। 9 उम्र सा लड़का था, जुबान बहुत तेज थी। ये किसी से नहीं डरती। कफायत ने दांत निकाले। फिर आप ही पहल कीजिए, जरा करीब से गुजर जाइए। हाथ लहराकर रास्ते की तरफ इशारा किया। चिराग डरती वरती तो नहीं थी, लेकिन ऐसे किसी दीवाने के मुंह लगना अच्छी बात नहीं होती। फूल वाला तमस्कर से देख रहा था कि अब दिखाइए कितनी जुर्रत है आप में। वो करीब से अभी दूर ही थी कि उसने अपनी मलकियत में मौजूद नोकीले पत्थरों को निकाल कर उनकी तरफ उछालना शुरू कर दिया। पाक दामन ने चीख मारी, फिर मुंह पर हाथ रखकर मुंह भींच लिया। चंद राहगीर हंसे। चिराग फिर आगे बढ़ी, फिर उसके पैरों से कुछ दूर जाकर लगते लगते रहा। वो फिर भी चलती रही। करीब से गुजरकर जाने ही वाली थी कि उसने जेब से एक नोकीला खंजर निकाल लिया। कि तुम बास क्यों नहीं आती? मेरे दरबार में मुंह उठाए चली आती हो। क्या ऐसी ही जरूरतमंद हो? पीछे पाक दामन रोकती रह गई, लेकिन वो आगे बढ़ती चली गई, बल्कि झुककर कुछ पत्थर उठाए और उससे पहले कि दीवाना कुछ करता उसने उसे दे मारे। कि मुझे भी कम न समझना। कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। दरिया पर कुत्ते पीछे लगे थे, यहाँ दीवाना। मसला दीवाने जानवर में नहीं था, मसला इन्हें तंग करने वाली में था। तारीख खुद को दोहरा नहीं रही थी, बल्कि उनकी नाक डगरवाने वाली थी कि वो बास क्यों नहीं आती, नसीहत पर अमल क्यों नहीं करती। चिराग खंजर! हूर ने चीख मारकर खबरदार किया। चिराग ने पलट कर देखा, उसकी रूह फना हो गई। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चला, क्योंकि उसे भागना भी पड़ा। सबको भागना पड़ा। दीवाना इतना दीवाना था कि पूरी तरह दीवाना हो चुका था। पता नहीं दीवानों को कौन सी चीज भड़का देती है। यानी वो इन सब पर पत्थर उछाल रहा था, इतना काफी था। खंजर लहराने की क्या जरूरत थी? 1-2 पत्थर उसने मारकर हिसार बराबर किया था। क्या बुरा किया? वो यहाँ वहां चीखें मारती हुई भागती फिरती थी। पहले यही मालूम नहीं हो सका था कि वो हकीकत में किसी के पीछे है, क्योंकि उनमें से हर एक को वो अपने पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल वो सिर्फ चिराग के पीछे था, जो इधर उधर कई गलियों में निकल चुकी थी। वो सब जरा रुकती, दम लेती तो कोई मदद करता। लोगों ने इस फसाद को रोकने की कोशिश की। दीवाने का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दीवाना चूंकि आम इंसान से ज्यादा मस्ताना होता है, इसलिए किसी की नहीं सुनता। फूल वाले ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो भगदड़ का मंजर था। वो किसी को सुन नहीं रही थी, देख नहीं रही थी, बस भाग रही थी। वो भी भाग रहा था। उसके अंदाज में ऐसी शिद्दत थी कि जैसे चिराग के टुकड़े टुकड़े काट डालेगा। हवास बाख्ता चिराग कई गलियों में चीखती चिल्लाती हुई भागी। एक घर में घुस गई जहां वो जा सकती थी। दीवाना भी आ सकता था। वो राहदारी से होती बाग में निकली, बरामदे में पहुंची, दालान में चीखी। वो होश तक में उतर गई, उसे भी भागकर पार किया। घर की खवातीन हाय हाय करती थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये अचानक हुआ क्या। उनके घर कौन आया है, कैसा तूफान लाया है।
आखिर ये हो क्या रहा है। दीवाने पर नजर पड़ी तो उनकी अपनी चीखें निकल गई। घर के मुलाजमों तक में भगदड़ मच गई कि क्या क़यामत आई है। समझने के लिए वक्त नहीं था, समझाने वाले आगे पीछे भाग रहे थे। यहाँ वहां उसने कितना कुछ गिरा दिया, कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। वो एक कमरे में घुस गई, दरवाजा बंद किया। वो उसी कमरे की खुली खिड़की से अंदर आ गया। इतनी खिड़कियां, इतने दरवाजे, सब खुले थे। कोई कुछ बंद क्यों नहीं कर रखता। एक कमरे में कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे बनवाते हैं लखनऊ वाले। इतनी खिड़की दरवाजों का क्या करते हैं ये लखनऊ वाले। उसका सांस उखड़ चुका था। वो मजीद भाग नहीं सकती थी, वो मर जाने को थी। चीखने की हिम्मत भी जाती रही थी। दूसरे कमरे से निकलकर दालान में भागी, जो एक खुले दरवाजे पर खत्म हुआ। ये दरवाजा उसे एक गली में ले आया, बंद गली में, तंग गली में। उसने खौफ से पलट कर देखा, दरवाजे को ठोकर मारता दीवाना भागता हुआ उस तरफ आ निकला था। पीछे ही कुछ और लोगों के भागने की आवाजें आ रही थी। वो कितनी बुरी तरह से फंसी थी। आज खंजर उसके दिल में उतरेगा। पहली बार वो इतनी खौफजदा तब हुई थी जब रावी में बह गई थी। अब दीवानों से खून के दरिया में बहाएगा, तब उसे सुकून आएगा। वो तैश से पागल हो रहा था, उसके टुकड़े काट डालेगा। वो ऐसे जख्मी होना क्यों चाहेगी। वो ऐसे किसी के हाथों मरना भी क्यों चाहेगी। जिस घर से निकली थी वहां से आवाजें आ रही थी, लेकिन जब तक वो उसका ठिकाना मालूम करके उस तक पहुंचेंगे, वो ऊपर पहुंच चुकी होगी। वो बंद गली की दीवार से लग गई। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। काश वो ऐसी हरकतें करना बंद कर दे। बस बहुत हुआ। वो खुद भी चिराग से आजिज आ चुकी है। वो इतनी जिद्दी क्यों है। दीवाना पूरी शिद्दत से उसकी तरफ भागता आ रहा था। उसका खंजर वाला हाथ तैश से बुलंद था। वो जितनी हलाकत खेज चीखें मार सकती थी मार दे। उसमें भागने की हिम्मत नहीं रही थी। अब बस वो दम दे ही देगी। खंजर की नोक आखिरी मंजर था जो उसने देखा। वो वहीं जम कर रह गई। खंजर की नोक उसके दिल में उतरने से पहले किसी और के दिल में उतर गई। उसने आंखें बंद कर ली, दिल खराश चीख मारी और फिर सन्नाटा, सकूत। दिल का वार जानलेवा होता है। दिल से अजीज इन वारों को अपने दिल पर ले लेते हैं। चिराग की तरफ बुलंद वार उसके दिल का निशाना लिए हुए है। दिल, चिराग का दिल। अगली बार देखते हैं कि उसका ठिकाना कहाँ है, मोहब्बत या फिर मौत। पढ़ने के लिए पूरे 30 दिन वेट करें। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि हम कितने अच्छे वाले अच्छे हैं।